बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें कि आपके पास में दो मासेस होंगे और वो जो दो मास होंगे वो अंडर द सेंट्रल फोर्स होंगे, मतलब वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। तो किसी रेफरेंस फ्रेम से, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से जब कोई ऑब्जर्वर उनको देख रहा है तो उसको दो मास दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करना चाहेंगे कि हम उन दो मासेस को सिंगल मास वाली सिचुएशंस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसका ये हो गया कि कुछ इस तरीके की सिचुएशंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक जो ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है और वो अपनी सारी बातें उन दोनों मासेस को अलग अलग देख करके बताता है कि उस मास में ये है, इस मास में वेलोसिटी ये है, इस मास में फोर्स ये है, दूसरे वाले मास में वेलोसिटी अलग है, फोर्स अलग है। और वो जो रिजल्ट्स बताता है, हम इस पूरी बातचीत को एज इट इज डिस्कस करेंगे, लेकिन हम वहाँ पर दो मास की बात नहीं करेंगे। जो दो मास हैं, जो दो डिफरेंट मासेस हैं, हम उनको बदल देंगे एक सिंगल मास में, और सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो वही होंगे जो अलग अलग उनको देख करके पता चल रहा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं। ये यहाँ ऑब्जर्वर हो गया और इस इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर ने ये नोटिस किया कि एक मास है जो कि m1 है और एक मास और है, दिस वन इज m2। सारी बातें इस इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए हो रही है। तो बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट O। दो मासेस हैं, टू मासेस m1 और m2। मास m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, r1, और मास m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। r1 है पोजीशन वेक्टर किसका? तो पोजीशन वेक्टर है फॉर m1। और ये देखिए सबसे पहले लिखा जा चुका है कि ये सारी बातें ऑब्जर्वर O के लिए हो रही है, यानी जो हमारा प्रेक्षक है वो ओरिजिन पर बैठा है, मूल बिंदु पर बैठा है, और मूल बिंदु पर बैठे हुए वो ये बताता है कि जो द्रव्यमान m1 है उसका जो स्थिति सदिश है, जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, और जो दूसरा वाला द्रव्यमान m2 है, मास m2 है, उसका जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, दैट इज r2। तो r2 इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को हिंदी में आप स्थिति सदिश कहते हैं। पोजीशन वेक्टर हिंदी में इसको कहते हैं स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। और हमने अभी आपको बताया कि इस पूरी की पूरी डिस्कशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। m1 m2 के बीच में जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन, और आपको पता है, नहीं पता है तो जानिए, जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में लगता है। तो ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन वाले जो फोर्सेज होते हैं, जो बल होते हैं, परस्पर जो एक दूसरे पर काम करते हैं, ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। तो m1 m2 जो है यहाँ पर सेंट्रल फोर्स के अंडर में है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और हमने ये भी बता दिया कि m1 एंड m2 आर अंडर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स, और आप इसी सेंट्रल फोर्स को कह सकते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स। म्यूचुअल माने परस्पर, इंटरेक्शन मींस फोर्स, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना, फोर्स लगाना। म्यूचुअल मींस परस्पर, इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ में फोर्स लगाना। तो अब हमें ये भी पता है कि जो म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे पर जो फोर्स लगते हैं, वो वैल्यू में तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होते हैं? अपोजिट। तो मान लिया कि m1 ने m2 पर फोर्स लगाया
और हमने उसको लिख दिया F। किसने फोर्स लगाया है? M1 ने। और किस पर फोर्स लगाया है? 2 पर। बेटा फोर्स को ऐसे लिखते हैं F, उसका नाम जिस पर फोर्स लगा, और फिर उसके बाद में उसका नाम जिसने फोर्स लगाया, जिसने फोर्स लगाया। तो यहां पर इस लाइन को देखो, M1 ने फोर्स लगाया M2 पर, पहले किसका नाम आएगा? M2 का आएगा, तो M2 के लिए 2 लिख दिया। तो किसने फोर्स लगाया? M1 ने। और ये जो फोर्स है मान लिया कि F के इक्वल है, ये जो फोर्स है ये F के इक्वल है। तो M2 ने M1 पर फोर्स लगाया होगा, यानी M2 ने M1 पर फोर्स लगाया होगा। बिल्कुल म्यूचुअल डायरेक्शन का मतलब ही है कि परस्पर एक दूसरे पर फोर्स लगाना। बट याद रखना कि ये जो म्यूचुअल डायरेक्शंस वाले फोर्स हैं सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। तो फोर्स किस पर लगा है? 1 पर लगा है। किसने लगाया है? 2 ने लगाया है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस है, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्सेस आपस में वैल्यू के साथ तो बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कैसे होते हैं? अपोजिट। तो ये M1 पर फोर्स आ गया बिकॉज ऑफ M2, और M2 पर फोर्स आ गया बिकॉज ऑफ M1। M1 पर बल M2 के कारण, M2 पर बल M1 के कारण। अब अगर हम इस ऑब्जर्वर से पूछें, इस प्रेक्षक से पूछें कि भाई M1 के पास में कितना त्वरण है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे, तो एक्सेलरेशन का पता करते हैं, त्वरण का पता करते हैं। तो त्वरण कैसे पता चलेगा भाई? आपको पता है कि फोर्स बराबर होता है द्रव्यमान यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, त्वरण। और बच्चों अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है, स्थिति सदिश पता है कि अगर आपके पास में पोजीशन वेक्टर r है तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब एक बार अवकलन करते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है। ये वेलोसिटी मिल गई, एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल गई, और अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो त्वरण मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो यही चीज यहां पर लिखनी है हमको। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन मास। बल को हमने F से लिखा हुआ है और मास को M से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस ऑब्जर्वर ने M1 पर जो त्वरण देखा वो कितना है। तो एक्सेलरेशन फॉर M1, सबसे मेन हेडिंग आपकी ये चल रही है कि सारी बातें वो प्रेक्षक बता रहा है जो ओरिजिन पर बैठा हुआ है, और ये हमारा जो पूरा का पूरा एक्स वाई आपको जो दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपका एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो त्वरण की वैल्यू निकालते हैं, एक्सेलरेशन वहां से देखिए, r माने पोजीशन वेक्टर, ये आ जाएगा d2 r1 बाई dt2, और फोर्स कितना है, हम क्योंकि यहाँ पर थोड़ा M1 पर निकाल रहे हैं तो M1 पर लगने वाला बल, M1 पर लगने वाला फोर्स ये रहा F, यहाँ पर लिख दिया F, क्योंकि सब कुछ वेक्टर में है, आप देख सकते हो, और मास हो गया M1। इसी तरीके से त्वरण का पता लगाते हैं, एक्सेलरेशन फॉर M2, एक्सेलरेशन मींस त्वरण, एक्सेलरेशन मींस त्वरण। तो एक्सेलरेशन M2 का यानी कि पोजीशन वेक्टर R2 है, तो d2 R2 अपॉन में dt2, कितना फोर्स लिया? माइनस है, और अपॉन में है मास M2। तो ये सब कुछ हम लोगों ने इनर्शियल फ्रेम वाले प्रेक्षक के लिए, जो कि अलग अलग मासेस को देख रहा था, M1 को देख रहा था, M2 को देख रहा था, और अलग अलग नोटिस करते हुए ये बता रहा था कि फोर्स म्यूचुअल वाला जो है F है, और एक्सेलरेशन का पता चल गया।
अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, ध्यान देना भाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 का जो नेगेटिव है वो उस तरफ ले जाता है, माइनस का d2 r2 अपॉन dt2 इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन m2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, ये मिलेगा d2 r1 बाई dt2 और ये माइनस आ चुका है प्लस, ये लेकिन माइनस में है d2 r2 बाई dt2 और इधर आ जाएगा f बाई m1 और प्लस f बाई m2। ये हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो रिजल्ट ये मिल गया। इस रिजल्ट को एक बार फाइनली यहां पर लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या रिजल्ट आया है, रिजल्ट आ गया है d2 r1 बाई dt2 माइनस का d2 r2 बाई dt2 इज इक्वल टू फोर्स कैपिटल F कॉमन है वहां पर, ब्रैकेट में 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो ये सारी बातें जो है ये वाला ऑब्जर्वर कर रहा था, ये वाला जो पिक्चर है ओरिजिन पर बैठा हुआ वो कर रहा था। अब हमने क्या किया कि एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया m1 पर, यानी कि हमने कहा कि एक ऑब्जर्वर यहां पर बैठ जाए और वो बात करे m2 की। तो बात को जरा समझना, एक हम फ्रेम यहां बना लेते हैं डॉटेड, यहां पर ऑब्जर्वर है ये, चलो इसका नाम डाल देते हैं O डैश ऑब्जर्वर। तो यहां पर आपकी हेडिंग थी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एट O और यहां पर हेडिंग हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O डैश, या फिर आप लिख सकते हो m1, क्योंकि आप जहां से काउंटिंग करते हैं, जिस जगह से आप चीजों की एनालिसिस करते हैं, बताते हैं बारे में, वो हमेशा जो है क्या बन जाता है, ऑब्जर्वर। तो अब जो है ये वाला ऑब्जर्वर m1 को अलग देख रहा था, m2 को अलग देख रहा था, तो m1 ने m2 को देखना शुरू कर दिया। m1 अपने आप को नहीं देख रहा है, m1 अपने आप को नहीं देख रहा है, m1 किसको देख रहा है, m2 को। जब आप यहाँ पर थे तो आपको दोनों मास अलग अलग दिखाई दे रहे थे, इस वाले ऑब्जर्वर को जिसका नाम O है उसको दोनों मास अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है जिसको मैंने O डैश लिखा हुआ है उसको m1 नहीं दिखेगा, उसको तो सराउंडिंग दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको अर्थ नहीं दिखती है, इन द सेंस इसका मतलब ये है कि अर्थ जो पूरा पूरा स्फीयर है वो हमें नहीं दिखता है, क्योंकि हम वहां से एनालिसिस करते हैं। अर्थ से हमको मून दिखता है, अर्थ से हमको सन दिखता है, अर्थ से हमको स्टार्स दिखते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको मून दिखता है दिस फॉर्म में, जिस तरीके से आपको सन दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, ऐसा क्या अर्थ दिखता है? नहीं। अगर आपको अर्थ को भी वैसे ही देखना है तो आपको पहले अर्थ से बाहर जाना पड़ेगा। तो यही मेरा मतलब कहने का है कि जब कोई ऑब्जर्वर कहीं पर होता है तो वो वहां से सराउंडिंग को देखता है। इसी तरीके से जो ऑब्जर्वर O डैश पर आ गया वो m1 को नहीं देखेगा, वो किसको देखेगा, m2 को। तो आप इस तरीके से दो तरीके से बात कर सकते हो। चाहो तो आप ये कहो कि हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर O डैश के सापेक्ष, या हम बात कर रहे हैं मास m1 के सापेक्ष। तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं इस मास m1 से या ऑब्जर्वर O डैश से कि भाई सामने जो तुमको m2 दिखाई दे रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो आंसर आएगा कि जो सामने हमको m2 दिखाई दे रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश से r। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O डैश या फिर m1, m2 का पोजीशन वेक्टर
पोजीशन वेक्टर, हिंदी में स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या है? आर। M1 ने M2 का स्थिति सदिश आर बताया, या O डैश ने M2 का स्थिति सदिश आर बताया। तो बेटा वेक्टर वाला ट्राइंगल ना लगाओ, यहां से यहां तक का वेक्टर R1 प्लस यहां से यहां तक का वेक्टर R इज इक्वल टू यहां से यहां तक का वेक्टर R2। यहां से R बराबर आ गया R1 माइनस का R2, ये R बराबर हो गया R1 माइनस का R2। क्लियर ये बात? अब नेक्स्ट वन क्या है? M1 को M2 का स्थिति सदिश पता है, ये R क्या है? स्थिति सदिश किसका? M2 का। तो अगर स्थिति सदिश पता है तो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या पता चल जाएगी? वेलोसिटी पता चल जाएगी M2 की, और दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो यहां से हमने डिफरेंशिएट किया इसको दो बार, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू की हिंदी होती है सापेक्ष, डिफरेंशिएशन अवकलन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ट्वाइस, ट्वाइस माने दो बार, दो बार हमने इसका अवकलन किया, तो क्या बन जाएगा? d2r अपॉन dt2, यहां बन जाएगा d2r1 अपॉन dt2 माइनस का d2r2 अपॉन dt2। जरा राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड में, यानी कि ये जो है त्वरण है, एक्सेलरेशन है M1 के सापेक्ष। ये जो रिजल्ट आया है नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 जरा 3 को एक बार और देख लेंगे आप लोग, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 4 का इस्तेमाल करो, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, समीकरण 4 का इस्तेमाल समीकरण 3 में करने पर तो क्या मिलेगा? इसकी जगह पे लिख सकते हैं d2r by dt2 इज इक्वल टू f और 1 by m1 प्लस 1 by m2। समझिए बात, ये m2 का त्वरण है विद रेस्पेक्ट टू M1। चाहो तो आप ये कह सकते हो कि ये M2 का त्वरण है विद रिस्पेक्ट टू O डैश। तो यहां पर जरा ये बात लिखी जाए d2r by dt2 की जगह पर कि d2r by dt2 क्या है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण M2 का M1 के सापेक्ष। इस लेफ्ट हैंड की जगह पे लिख लिया, ये d2r by dt2 एक्सीलरेशन है, त्वरण है इसका M2 का M1 के सापेक्ष, और ये बराबर किसके है? बराबर है फोर्स। और साथ में जो चीज लिखी हुई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन M1 1 अपॉन M2। चेक कर लीजिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखेंगे इसको फिर से करोगे तो ये आएगा। अच्छा, हमारे माइंड में क्या फीड हो चुका है? हमारे माइंड में फीड हो चुका है कि त्वरण बराबर होता है बल अपॉन द्रव्यमान, एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। और जरा यहाँ देखिए क्या है, त्वरण किसका है? M2 का M1 के सापेक्ष। तो ऊपर आना चाहिए बल यानी कि फोर्स, तो यहाँ फोर्स तो आ रहे थे, और नीचे क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए द्रव्यमान यानी कि मास। तो बच्चों मास की जगह पे जो आ रहा है उसको गौर से देखो। मास की जगह पर आ रहा है 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। तो यहां पर जो विजन है, जो सोच है वो ये कि अगर ये वाली चीज
जो लेफ्ट हैंड में लिखी हुई है, अगर ये m2 का त्वरण है m1 के सापेक्ष, तो ये जो है वो क्या होगा, ये होगा m2 का मास m1 के सापेक्ष। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। आप यहां पर आप देखिए तो चीजों को क्लियर करिए। त्वरण बराबर बल अपॉन द्रव्यमान, फोर्स अपॉन मास, और यहां पर त्वरण है m2 का m1 के सापेक्ष। ऊपर बल की जगह पे तो फोर्स की जगह पे फोर्स है, और नीचे होना चाहिए द्रव्यमान, और द्रव्यमान की जगह पर मास की जगह पर ये है। तो जिस तरीके से तुम इस वाले टर्म को कह रहे हो, त्वरण m2 का, एक्सेलरेशन m2 का m1 के सापेक्ष, तो इस द्रव्यमान वाले टर्म को आपको कहना चाहिए ये द्रव्यमान है किसका, ये मास है किसका, m2 का m1 के सापेक्ष। तो जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये कि जब दो मासेस हमारे सामने थे और एक मास ने अपने आप को भुला करके सामने वाले को देखा, देख सकते हैं m1 ने अपने आप को भुला दिया, केवल किसको देखने लगा, m2 को देखने लगा। तो हमको ये पता चल गया कि जब कोई मास माने द्रव्यमान, अनदर माने दूसरे मास को ऑब्जर्व करता है, तो जो रिजल्टेंट मास होता है, तो परिणामी मास जो होता है, रिजल्टेंट मास वो बराबर होता है किसके, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। m1 m2 दो मासेस थे बच्चों। इस रिजल्टेंट मास को कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इस रिजल्टेंट मास का नाम है रिड्यूस्ड मास, और हम इसको म्यू से लिखते हैं, और म्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है, थोड़ा सा स्पेस तैयार करते हैं। आप पहले रिजल्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं, स्पेस तैयार करते हैं, चीजों को समराइज करते हैं। क्या बेटा रिजल्टेंट मास है, रिजल्टेंट मास को म्यू से लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो इस तरह यहाँ लिख लेते हैं। रिड्यूस्ड मास म्यू बराबर आया है 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। अगर आप इसको सॉल्व करें, ये कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा m1 m2 अपॉन m2 प्लस m1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट का जो मेन मोटो था वो ये कि अगर दो डिफरेंट मासेस हैं और कोई ऑब्जर्वर ऐसी जगह पर है जहां से वो दोनों को देख सकता है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए अगर हम अर्थ से दूर निकल जाएं तो हम एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसी जगह चुन सकते हैं जहां से हमको अर्थ भी नजर आ रही है और मून भी नजर आ रहा है, वहां से हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ अर्थ पर हैं, हम अर्थ को तो देख नहीं सकते, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, अर्थ कैसे चल रही है मुझे पता नहीं चल पाता, क्योंकि हम कहाँ पर हैं, अर्थ पर हैं हम। लेकिन मून को देख सकते हैं। जब हम अर्थ से मून को देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है कि जब हम अर्थ से अर्थ का द्रव्यमान मान लेते हैं md है मास, जब हम अर्थ से मून का मास द्रव्यमान mm को देखेंगे तो हम अपनी कैलकुलेशन में, हम अपने ऑब्जर्वेशंस में, हम सारी बातें जो बताएंगे अबाउट द मून, तो मून का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा। जब हम अर्थ से मून को देखेंगे तो मून का द्रव्यमान यानी कि मास, जिसको कि हम रिड्यूस मास कहते हैं, वो होगा m1 m2 यानी mp अर्थ का, mm मून का अपॉन में mp अर्थ का, mm मून का। ये कॉन्सेप्ट हमें मिल चुका है कि अगर आप जो है कोई इस तरीके की सिचुएशंस में हैं जहां पर आप जहां पर हैं वहां का मास आप नहीं देख सकते,
वहाँ के मास के बारे में, वो मास क्या कर रहा है नहीं पता कर सकते। तो जिस जगह से आप दूसरे को देखते हैं तो दूसरे के पास जो मास है उस मास को आप क्या बना देते, रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास की वैल्यू होती है दोनों मासेस का ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे दोनों मासेस को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम दो मासेस को सिंगल मास में बदल सकते हैं। ओके, नोट करिए और फिर कुछ नए फीचर्स देखते हैं। तो चलिए कुछ रिड्यूस मास के कुछ बेसिक्स और हैं जबरदस्त, जरा उनको देख लेते हैं। तो अब हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जब दो डिफरेंट मासेस में कोई एक मास दूसरे मास का एनालिसिस करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करना मतलब ऑब्जर्वेशंस करना। वो ऑब्जर्वेशंस में क्या ऑब्जर्व करेगा, काइनेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा या फोर्स को ऑब्जर्व करेगा, जो भी ऑब्जर्वेशन करना है कि गतिज ऊर्जा का देखना है, एनालिसिस करना है, या बल के बारे में देखना है, या संवेग के बारे में देखना है, जो भी व्हाटएवर, जो भी एनालिसिस करनी है। तो जब दो डिफरेंट मासेस में कोई एक मास दूसरे मास का एनालिसिस करता है तो रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है रिड्यूस्ड मास। यानी कि सामने वाले के मास को आप अकेला मत करिए, रिड्यूस मास लेकर के चलिए, जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका भी मास उसमें इन्वॉल्व कर दीजिए। अब रिड्यूस मास का जो सबसे पहला फीचर है वो क्या है बेटा, अगर हम ये सिचुएशन देख लें केस 1, रिड्यूस मास की कहानी में दो मासेस थे m1 और m2। मान लेते हैं कि m1 m2 में m1 जो था वो हैवी था और m2 आपका लाइटर था। चलो उल्टा कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। m1 आपका लाइटर था, लाइटर माने हल्का फुल्का, हल्का वाला मास था, और m2 जो था वो हैवी था, भारी भरकम। और छोटे लाइटर को हमने m1 को छोटा m लिख लिया और हैवी को बड़ा m लिख लिया। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, इसका एग्जाम्पल मिलेगा सन वर्सेस अर्थ। जब हम सूर्य की और पृथ्वी की बात करते हैं तो सूर्य के कंपेयर में पृथ्वी का जो मास है बहुत कम है। और एग्जाम्पल कहाँ मिलेंगे, हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की, कि न्यूक्लियस में जो ओवरऑल मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का बहुत बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली बहुत हल्का है। तो जब सन और मून की बात करेंगे तो रिड्यूस मास कितना आएगा, यानी कुल मिलाकर के अगर एक मास बहुत हल्का फुल्का है और दूसरा मास बहुत भारी भरकम है तो रिड्यूस मास की वैल्यू कितनी होगी, चलो निकालते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू ये वाला फंडा, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर कैपिटल है, अपॉन में m प्लस कैपिटल है। ठीक, यहां से आगे बढ़ते हैं। म्यू कैपिटल, स्मॉल m कैपिटल है, हम लोगों ने कैपिटल M कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, स्मॉल m कैपिटल M प्लस का 1, और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा ये। नाउ चेक द टर्म स्मॉल m बाई कैपिटल M। स्मॉल m कैसा है, स्मॉल m बहुत छोटा मास है, वेरी वेरी स्मॉल मास है, हल्का है, द्रव्यमान। और कैपिटल M क्या, बहुत बहुत भारी है, वेरी वेरी हैवी। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये काफी कम होगा वैल्यू में, और जो नीचे जो रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा होगा। और ऊपर है कम वैल्यू, नीचे है ज्यादा वैल्यू। जब आप रिजल्ट निकालोगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, बहुत छोटा आएगा। रिजल्ट बहुत छोटा है यानी टेंड्स टू 0, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप इसको इग्नोर करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू बचेगा स्मॉल m, नीचे 1 बचेगा, रिड्यूस मास बराबर हो जाएगा हल्का वाला मास।
यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम माने लाइटर माने हल्का मास। इसलिए जब हम लोग दो बॉडीज की बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं सन और अर्थ की, तो सन बहुत भारी भरकम है और अर्थ जो है वो काफ़ी हल्की होती है, तो वहाँ पे रिड्यूस मास किसके बराबर होगा? अर्थ के मास के बराबर होगा। आपको सन का मास वहाँ पे काउंट नहीं करना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस बहुत भारी है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूस मास की वैल्यू किसके बराबर होगी? हल्के वाले के बराबर। यानी वहाँ पर आप केवल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काउंट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को पूरा डील कर लेंगे। जो भी निकालना हो, कभी केंद्र बल निकालना पड़ेगा, कभी चाल निकालनी पड़ेगी, ऑर्बिटल स्पीड निकालनी पड़ेगी इन केस ऑफ द सन, इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन का छीए चाल, जो भी एनालिसिस करनी वो कर लेंगे। एक तो फीचर इसका रिड्यूस मास का ये है। दूसरा फीचर्स क्या है कि अगर रिड्यूस मास मैक्सिमम होना चाहता है, केस नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं, केस नंबर 2, तो म्यू की वैल्यू है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। रिड्यूस मास चाहता है कि वो मैक्सिमम हो जाए, तो फॉर मैक्सिमम रिड्यूस्ड मास, अधिक से अधिक, फॉर मैक्सिमम रिड्यूस्ड मास यानी कि म्यू। नाउ चेक द सिचुएशन, अगर ये अधिक से अधिक होना चाहता है तो m1 प्लस m2 क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो लिख दिया जाए कि फॉर मैक्सिमम रिड्यूस्ड मास m1 प्लस m2 शुड बी की हिंदी होती है होना चाहिए मिनिमम, माने कम से कम, मिनिमम। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि जो लोग जुड़ते हैं दो धनात्मक लोगों का, जो पॉजिटिव लोग हैं वो लोग जुड़ रहे हैं, तो जो पॉजिटिव लोग होते हैं अगर वो एडिशन करते हैं, तो जब दो पॉजिटिव लोग एडिशन करते हैं और रिजल्ट मिनिमम मिलता है, ये चमत्कार तभी होता है जब जुड़ने वाले लोग कैसे हों? इक्वल, लीस्ट में इक्वल। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब दोनों लोग वैल्यू में, मान में कम से कम हो और इक्वल हो। फंडा लगा दीजिए यहाँ पर। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि m1 और m2 बराबर होंगे, लेकिन लीस्ट के साथ। लीस्ट का बच्चों मतलब होता है कम से कम, यानी m1 की वैल्यू जो भी लीस्ट हो सकती है वही वैल्यू m2 की भी होगी। एक चीज हमें और पता चल गई कि जब दो मासेस लीस्ट के साथ इक्वल होते हैं, न्यूनतम मान के साथ बराबर होते हैं, तो उस केस में जो रिड्यूस मास होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। ये कुछ फीचर्स है रिड्यूस मास के। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस रिड्यूस मास पर, वो भी करते हैं। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट वन आपके पास एप्लीकेशंस क्या है। ओके, 3 क्वेश्चन है, तीनों रिड्यूस मास पर है। अब रिड्यूस मास की जो बातें हैं वो पिछली क्लास में हो चुकी हैं। जैसे अगर आप दो वेलोसिटीज देखते हैं v1 और v2, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है? v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। जैसे मान लीजिए कि आप जो है इस ट्रेन पर है और इस ट्रेन की वेलोसिटी है v1, और हम इस वाली ट्रेन पर हैं और इस ट्रेन की वेलोसिटी है v2। आप जिस ट्रेन पर है उसकी वेलोसिटी कभी नोटिस थोड़ी ना कर पाएंगे। आप तो जो सामने दिख रहा है उसकी वेलोसिटी देख पाएंगे। जब तुम एक वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी वेलोसिटी को देखते हो, जब तुम एक वेग के सापेक्ष किसी दूसरे वेग को देखते हो, तो दोनों का क्या लेते हो? डिफरेंस। क्या लेते हो? डिफरेंस। इसी तरीके से जब तुम एक बल के सापेक्ष दूसरे बल को देखते हो तो क्या लिया जाता है? डिफरेंस। ये सापेक्षता के सिद्धांत है। जैसे कि हमारे पास में एक फोर्स है, सपोज कर लो 20 न्यूटन का, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, और एक दूसरा फोर्स है 60 न्यूटन का, ये भी ऊपर की ओर, डायरेक्शन में सेम है। तो हमने आपसे कहा कि 60 न्यूटन बल 20 न्यूटन के सापेक्ष, 60 न्यूटन बल 20 न्यूटन के सापेक्ष, आप दोनों बलों का क्या लोगे? डिफरेंस है। इसी तरीके से रिड्यूस मास वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ये कि जब एक मास किसी दूसरे मास को देखता है तो दूसरे मास का मास कितना होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जैसे कि अगर
इलेक्ट्रॉन ने देखा न्यूक्लियस को, नाभिक को, इलेक्ट्रॉन ने नाभिक को देखा, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने देखा नाभिक को। तो अब इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष नाभिक का द्रव्यमान कितना होगा? तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आपने अर्थ से देखा किसको? सन को। जब आपने अर्थ से सन को देखा तो सन का द्रव्यमान कितना होगा? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जब कोई द्रव्यमान किसी दूसरे द्रव्यमान को देखता है तो सामने वाले द्रव्यमान का, सामने वाले मास का जो मास होता है वो क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड मास। क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास निकालना है, ईयर लिखे हुए हैं। काफी पुरानी किताब से हमने ये ईयर देखे, कई बार रिपीट होने वाले सवाल है। हाइड्रोजन एटम का रिड्यूस्ड मास, हाइड्रोजन एटम में आपको दो लोग दिखने चाहिए। रिड्यूस्ड मास दो लोगों की बात करता है। तो हाइड्रोजन एटम में वो दो लोग कौन कौन है? हाइड्रोजन एटम में दो लोग कौन कौन होते हैं? नहीं, उसमें भी कुछ लोग होते हैं ना, तो कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो कुल मिलाकर के हाइड्रोजन एटम में यही दो लोग होते हैं। जो प्रोटॉन होगा वो कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो मैं पूछ रहा था कि कौन दो लोग हैं, तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो me लिख दिया जाए, और एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लिख दिया जाए। और रिड्यूस्ड मास के कुछ फीचर्स भी आपको पता थे कि अगर दो मासेस की कहानी में एक बहुत भारी भरकम है और दूसरा बहुत हल्का फुल्का है, तो रिड्यूस्ड मास बराबर क्या होता था? हल्का वाला मास। ठीक है ना? लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करें, पहले क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करते हैं, रिड्यूस्ड मास हाइड्रोजन एटम का म्यू बराबर mp me अपॉन mp प्लस m। इसका सीधे आंसर भी आ सकता है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत भारी होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपेयर में। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू कितनी होगी? me के बराबर होगी। लेकिन पूरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो me है वो बहुत हल्का है, बहुत बहुत हल्का, लाइट है। और जो mp होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत भारी है, बहुत भारी है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि अगर ऊपर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिया जाए और नीचे प्रोटॉन का द्रव्यमान लिया जाए तो ये होता है 1/1836। अब सोचो जरा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करो तो कितनी छोटी वैल्यू मिलेगी। तो me अपॉन mp बहुत 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 छोटा है। तो यहां से जो भारी भरकम है वो कॉमन ले लिया, mp कॉमन ले लिया, 1 प्लस me बाई mp, mp से mp कट गया, यहां से म्यू बराबर हो गया me, और me की वैल्यू अभी हमें पता है, और 1 प्लस 0, क्योंकि me अपॉन mp क्या टेंड्स टू 0। ये आ गया म्यू बराबर क्या है? me, और me की वैल्यू कितनी है? 9.1 10 की पावर -31 kg। जो आंसर लिखे हुए हैं उसमें ये वाला साइन लगा हुआ है, तो ये वाला साइन होता है लगभग बराबर। और अगर हम सीधे इसको जो है एज ए ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो पिछली क्लास में हम ये काम कर चुके हैं कि जब हल्का और भारी का डिस्कशन चलता है तो रिड्यूस्ड मास बराबर क्या होता है? हल्का वाला, सीधे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रिड्यूस्ड मास चाहिए पॉजिट्रोनियम का। ये पॉजिट्रोनियम क्या है भाई? पॉजिट्रोनियम जो है एक पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल्स भी, फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपने कई सारे एंटी पार्टिकल्स पढ़े हुए हैं। एक पार्टिकल है आपका पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब ये दो मासेस मिल करके कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई निकाय बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रोनियम। तो पॉजिट्रोनियम का मतलब हो गया कि एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है।
अब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं? दोनों के मासेस बराबर होते हैं, दोनों के मासेस बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो अगर आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो me है और me बराबर m है, तो पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है, पॉजिट्रॉन का जो भी मास है वो सपोज कर लेते हैं p फॉर पॉजिट्रॉन, तो mp, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगा? m के, ठीक है। याद रखो कि जब me बराबर m है तो m का मतलब क्या है? m का मतलब है बराबर है me बराबर m, तो m का मतलब है 9.1 10 की पावर 31 किलोग्राम। दोनों के द्रव्यमान बराबर होते हैं, दोनों के आवेश भी बराबर होते हैं, चार्ज, दोनों के आवेश यानी कि चार्ज इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी रिड्यूस मास की बात होगी तो आपकी आंखें, आपका दिमाग दो मासेस को ढूंढेगा। कौन दो लोग हैं जिनके रिड्यूस मास की बात हो रही है? दोनों के आवेश बराबर होते हैं, लेकिन पॉजिट्रॉन में प्लस चार्ज होता है 1.6 10 की पावर नेगेटिव 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये वो शर्त है, ये वो कंडीशन है जब रिड्यूस मास कैसा था? मैक्सिमम। पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि अगर रिड्यूस मास को मैक्सिमम बनना है तो दोनों मासेस क्या होने चाहिए? लीस्ट में बराबर। लीस्ट माने कम से कम, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का कम से कम जो मास है वो यही हो सकता है, लीस्ट में दोनों बराबर है। तो रिड्यूस मास निकालना है, फंडा है म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माने भी m, m2 माने भी m, m प्लस m, ऊपर हो गया m स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा? 2m। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m/2। इसका ये आंसर गड़बड़ है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या दिया हुआ। इसका आंसर ये नहीं आएगा, हाँ सही है, वही गलत दिया हुआ है। इसका आंसर आएगा इसका हाफ, जो आंसर लिखा हुआ है इसका हाफ, हम लोग हाफ करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई m/2 और m कितना है? m है 9.1 into 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम और बाई 2 डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 माइनस का 31 किलो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा आप बताइए, दो हमने कर दिए हैं, इसको आप अपना नोट कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा? अल्फा पार्टिकल का रिड्यूस मास चाहिए। अल्फा पार्टिकल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बीटा का मतलब नहीं। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन का मतलब हो गया, एक प्रोटॉन का मास mp, तो 2 प्रोटॉन का मास कितना हो गया? 2mp। और 2 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास mn, तो 2 का कितना हो गया? 2m। ये 2 मासेस हैं आपके पास, यानी दोनों प्रोटॉनों का जो टोटल मास है वो 1 हो गया और दोनों न्यूट्रॉनों का जो टोटल मास है वो 1 हो गया। रिड्यूस मास में अब आपको क्या दिख रहा है? 2 लोग दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको m1 मान लूं और इसको m2 मान लूं तो म्यू बराबर हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 माने 2mp, m2 माने 2mm, m1 मीन्स 2mp, 2mm। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2mp mn अपॉन mp प्लस mn। 2 कॉमन हो गया, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो जो हमने यहाँ हिंट आपको दे रखी है। 2 प्रोटॉन का मास होता है 1.6725,
10 की पावर 27। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.6748, 10 की पावर -27। नीचे MP 1.6725, 10 की पावर 27 प्लस 1.6748, 10 की पावर 27। सब कुछ SI में है, किलोग्राम। तो ये मान लेते हैं कि जो आंसर दिया गया है जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में बताएंगे कि इस आर्टिकल के ऊपर जो क्वेश्चंस आएगा वो किस तरीके से आएगा। ये हमारे पास में दो मासेस हैं, M1 और M2। और जो रिड्यूस्ड मास है आपका, रिड्यूस्ड मास, उसको अगर रिलेटिव मास कहा जाए तो गलत नहीं है। रिलेटिव मास, मास माने द्रव्यमान, रिलेटिव माने सापेक्ष द्रव्यमान। कोई इसी रिड्यूस्ड मास को ऐसे कहता है, एक का मास दूसरे के सापेक्ष, तो भी कोई गलत नहीं है। ऐसे कई सारे नामों से जानते हैं। इसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, और म्यू बराबर होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, जहां पर M1 M2 दो मासेस थे। तो इस समय हमारे पास में दो मासेस हैं, M1 और M2। और ये हमारे पास में एक फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। अब फ्रेम पढ़ चुके हैं ना हम लोग, बेसिक्स इसीलिए पढ़ाए गए थे क्योंकि ये टर्म्स यूज होंगे। इस इनर्शियल फ्रेम से देखने पर M1 का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो R1 है, स्थिति सदिश। M2 का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो R2 है, स्थिति सदिश। और M1 और M2 का जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, तो जो सेंटर ऑफ मास आपको बताया गया था, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के फंडे लगा हो तो दो मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ मिलता है? उनके बीच में कहीं मिलता है। बीच का मतलब यहाँ मिडिल नहीं है, बीचों बीच की बात नहीं हो रही है। दोनों मासेस अगर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनका जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास, वो उन दोनों मासेस के कहीं बीच में मिलेगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ये है दोनों का, ये है सेंटर ऑफ मास CM। और सेंटर ऑफ मास का O से जो स्थिति सदिश है वो RCM। तो हमारे पास में है इनर्शियल फ्रेम, WRT का फुल फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू, हिंदी में इसको बोलेंगे सापेक्ष। तो विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, O, जो ऑब्जर्वर है वो यहीं बैठा हुआ है इसी जगह पर, और उसने सारी बातें बता रखी हैं कि M1 का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश R1 है, R1 स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर किसका है? M1 का, फॉर M1। R2 दिया है, पोजीशन वेक्टर है किसका? ये M2 का है, स्थिति सदिश फॉर M2। और RCM है पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो आप देख सकते हो कि RCM की जो वैल्यू है वो आपको पता है कितनी आती है? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हम जानते हैं। अच्छा, अभी तो तुम यहां से देख रहे थे, और अब हमने बात की कि हम M2 को देखेंगे M1 से। हम M2 को कहां से देखेंगे? M1 से।
या आप ऐसा भी सोच सकते हो कि M2 को कहां देखेंगे, M2 को M1 को देखेंगे कहां से, M2 से। तो हमने ये वाली सिचुएशन लिख दी कि M2 का हालचाल, M2 का डिस्कशन फ्रॉम M1। इसी को अगर और थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे कि डिस्कशन ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1। तो M1 से जब हमने M2 को देखा, M1 से जब हमने M2 को देखा, एक डायग्राम यहां फिर से बना लेते हैं जिससे कि अलग अलग सिचुएशन है। इसमें तुमको ये दिख रहा था, वो ऑब्जर्वर, ये M1 है और ये M2 है। तो जब M2 को M1 से देखा गया तो पोजीशन वेक्टर R था। तो M2 का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश M1 से क्या है, R। यहां पे R के बारे में लिख दिया जाए। R क्या है, R है पोजीशन वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर M2 का, M2 का विद रिस्पेक्ट टू M1, विद रिस्पेक्ट टू M1। अच्छा, इस R को अगर हम यहां ले जाएं थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए, ये देखिए R यही तो है, ये R, ये वाला वेक्टर R है, ये वाला वेक्टर है R। तो जब ट्रायंगल ला लगाओगे तो आप ट्रायंगल ला जब लगाओगे तो क्या बनेगा, यहां से यहां तक R1 प्लस का वेक्टर R बराबर किसके, R2 के। ट्रायंगल सही है, इतनी बात पक्का। तो यहां से R की वैल्यू हो गई R1 माइनस R2, R2 माइनस R1, ये आता। इसके लिए हमें वक्त जरूरत पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। यहां तक कोई समस्या, क्लियर है बात। अब एक ऑब्जर्वर गया जो सेंटर ऑफ मास पर बैठ गया। जरा ध्यान देना, नेक्स्ट वन क्या है, WRT फुल फॉर्म क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चलो अच्छा पूरी बात देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, माना माने लेट, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ऑफ M1 is R1 dash, R1 dash, and for M2 it is R2 dash। इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष M1 का जो स्थिति सदिश है वो R1 डैश है और जो M2 का है वो क्या, R2 डैश है। दिखा देते हैं इधर, ये सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से M1 का जो स्थिति सदिश है वो R1 डैश है, R1 डैश, और M2 का जो स्थिति सदिश है वो R2 डैश। ठीक है, मेन डायग्राम में भी इसको दिखा देते हैं अच्छे से। तो ये रहा R1 डैश और ये रहा R2 डैश। सही है, जो लिखा हुआ उसको देखें, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 इज R1 डैश, M1 वाले का स्थिति सदिश R1 डैश है, एंड फॉर M2 इट इज R2 डैश, और M2 वाले का जो स्थिति सदिश है वो R2 डैश है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर ट्रायंगल ला फिर से ले लें, ये देखिए, ये ट्रायंगल ला यहां पर देखना भाई, RCM है, RCM प्लस R1 डैश है, बराबर किसके,
यहां से R1 डैश बराबर आ गया R1 माइनस का क्या RCM। ठीक है। अच्छा, समस्या क्या है कि हम क्या पढ़ रहे हैं ये सबसे लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, पहले डिस्क्लोज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर मैं पहले आपको क्वेश्चन लिखा भी दूं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर देना तो समझ में नहीं आता, जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो समझ पाओगे। R1 डैश निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। R1 डैश, तो R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस का RCM। तो RCM इक्वेशन 1 में है भाई M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2। क्या किया है मैंने? इक्वेशन 1 को यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो 3 लाइनों का स्पेस छोड़ करके ये काम शुरू करिए। यहाँ तक आइए, पहले 3 लाइनों का स्पेस छोड़ दीजिए कि क्वेश्चन लिखाएंगे कि हम किस क्वेश्चन का आंसर ले रहे हैं। क्वेश्चन कह दो या हेडिंग कह दो, केवल 3 लाइनों का स्पेस। यहाँ पर इनर्शियल की स्पेलिंग सही कर लेना, INER। इनर्शियल की जो स्पेलिंग है वो सही कर लेना। इस रिजल्ट को जरा सॉल्व किया जाए। जो लिखा हुआ है R1 डैश, क्या आ जाएगा देखिए यहां से R1 डैश, बाद में लिखिएगा कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। यहां से मिलेगा R1 M1 R1 प्लस M2 R1। एलसीएम ले लिया यहाँ पर, और एलसीएम लेकर के अंदर क्या किया? मल्टीप्लाई M1 R1 प्लस M2 R1 और माइनस का M1 R1, नेगेटिव साइन ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट के साथ, M2 R1 और अपॉन में आ गया M1 प्लस M2। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल हुआ क्या? M1 R1 कैंसिल हो गया, और ये आ गया R1 डैश इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन, M2 कॉमन है, M2 हो गया R1 माइनस का R2 अपॉन में आ गया M1 प्लस M2। देखो इक्वेशन नंबर 2 में R1 माइनस R2 कितना आएगा? माइनस का आएगा। यहां से देख लो इक्वेशन 2 में R2 माइनस R1 क्या है? R। तो यहाँ पे तो नेगेटिव साइन का फर्क पड़ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से आ गया R1 डैश इज इक्वल टू माइनस का M2 R अपॉन में M1 प्लस M2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 2 है हमारे पास R बराबर R2 माइनस R1। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? R1 माइनस R। सही है कितनी बार? चेक करो। ठीक, अब आप ये भी देखो कि ये म्यू बराबर है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M2 अपॉन M1 प्लस M2 क्या बन जाएगा? म्यू अपॉन M1। ये आ गया R1 डैश इज इक्वल टू माइनस का म्यू अपॉन M1 और ये यहां तक आपने पहुंच गए। तो हमने कर क्या लिया? हमने दो लोगों को आपस में रिलेट कर दिया। किनको रिलेट कर दिया? देखो, जो सेंटर ऑफ मास में बैठा था उसका हालचाल और जो M1 पर बैठा था उसका हालचाल। भाई ये जो R1 डैश है ये कौन बता रहा है? जो सेंटर ऑफ मास पर बैठा है। और ये जो R वेक्टर है वो कौन बता रहा है? जो M1 पर बैठा है। ठीक है ना? M1 पर जो बैठा था उससे पूछो कि सामने वाले M2 का मास कितना है, तो बता रहा म्यू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो मैंने दो लोगों को रिलेट किया है। किन किन दो लोगों को?
एक तो सेंटर ऑफ मास की बातों को रिलेट किया है और किसको साथ साथ किसको रिलेट किया है, रिलेटिव माने कौन, ये रिड्यूस मास, कि सेंटर ऑफ मास वाले ऑब्जर्वर ने जो m1 m2 के कोऑर्डिनेट्स बताए हैं। देखो कोऑर्डिनेट का मतलब केवल ये नहीं होता कि x y z, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर भी। जैसे अगर हम कोई पोजीशन वेक्टर आपको बताते हैं, इसका मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए ऑब्जर्वर ने बताया कि m1 का कोऑर्डिनेट क्या है, r1 डैश, और m2 का कोऑर्डिनेट क्या है, r2 डैश। तो सेंटर ऑफ मास पर बैठे हुए ऑब्जर्वर ने जो कोऑर्डिनेट्स बताए थे, उन कोऑर्डिनेट्स का और हमने रिलेटिव का क्या निकाल दिया, रिलेशन। रिलेटिव का मतलब रिड्यूस्ड मास, और रिड्यूस्ड मास कौन बता रहा था, रिड्यूस्ड मास वो बता रहा था जो ऑब्जर्वर या तो m1 पर बैठेगा या फिर m2 पर बैठेगा। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसी तरीके से जो ये हमने निकाला है, सिमिलरली करके भी मूव कर सकते हैं और पूरा डिटेल में भी मूव कर सकते हैं। चलो डिटेल में मूव कर लेते हैं, ध्यान देना। हम ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुके हैं, लास्ट में भी फिर से इसको ले लेंगे। हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला। जब हम ये रिजल्ट ले रहे थे, ये इस रिजल्ट के लिए हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था ये, अब हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया। तो देखो यहां से यहां तक है आरसीएम प्लस R2 डैश इज इक्वल टू R2। यहां से R2 डैश की वैल्यू हो गई R2 माइनस RCM, R2 डैश की वैल्यू हो गई R2, RCM की वैल्यू वही M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2। R2 डैश की वैल्यू हो जाएगी M1 R2 प्लस M2 R2, M1 R1 M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक, R2 डैश इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, M2 R2 कैंसिल हो रहा है, ये देखिए। तो ये M1 कॉमन हो गया, अंदर आ गया R2 माइनस R1 अपॉन में आ गया M1 प्लस M2। R2 डैश की वैल्यू आ गई M1 और ये R, क्योंकि R2 माइनस R1 किसके इक्वल है, R के, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां सिंपली लिख दिया यूजिंग इक्वेशंस 2। इक्वेशंस 2 में R बराबर है R2 माइनस R1। अब एक बार यहां पर भी रिड्यूस मास ले आओ, तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 म्यू बाई M2 बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या बना था, म्यू बाई M1, तो यहां पे क्या बनने वाला है, म्यू बाई M2। समझ पा रहे बात क्या, रिड्यूस मास वाला फंडा। R2 डैश बराबर आ गया म्यू बाई M2 R, यहां तक पहुंच गए। तो ये जो दोनों रिजल्ट्स आए हैं, इन्होंने क्या बताया, एक तो रिजल्ट ये आया है और एक रिजल्ट ये आया है। ये दोनों रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, हमको जो मिला है, हमें मिला है R1 डैश बराबर माइनस का म्यू बाई M1 साथ में R, और R2 डैश बराबर म्यू बाई M2 और साथ में R, ये मिला आपको। तो ये जो म्यू है और ये जो R है, ये म्यू और R कौन बता रहा है, म्यू के बारे में कौन बता रहा है, R के बारे में कौन बता रहा है। तो म्यू R कौन बता रहा है, ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आंसर है कि म्यू और R बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू कोई एक मास गिवन दोनों
मासेस में, दो मासेस m1 m2 है, तो म्यू के बारे में या तो हमको रेस्पेक्ट में m1 m2 के बारे में बता रहा है या m2 m1 के बारे में बता रहा है। तो म्यू और r के बारे में हमें कौन बता रहा है? जवाब आ चुका है कि जो दो मासेस दिए गए थे उन दोनों मासेस में तुम जिसके रिस्पेक्ट में चल रहे हो, एक तो ये आंसर आ गया। और r1 डैश और r2 डैश के बारे में कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? तो जवाब है r1 डैश और r2 डैश के बारे में बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, CM सेंटर ऑफ मास। तो हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो बातें बताई जा रही थी और रिलेटिव टू एनी वन मास जो बातें बताई जा रही थी, हमने दोनों के बीच में क्या निकाल दिया? संबंध निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। ठीक है ना? क्या निकाल दिया? रिलेशन। अब जरा क्वेश्चन सुनो कि वो क्वेश्चन क्या है जिसका हमने आंसर लिया। क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने आपको 3 लाइनें छुड़वाई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि, ध्यान दें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट आर रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स। सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया? r1 डैश r2 डैश। भाई r1 डैश और r2 डैश क्या है? सेंटर ऑफ मास के हिसाब से m1 m2 के क्या है? कोऑर्डिनेट्स। चाहे आप कोऑर्डिनेट्स बोलो या फिर आप क्या बोलो? पोजीशन वेक्टर, एक ही बात है बेटा। ठीक है ना? अगर आप मुझे कोऑर्डिनेट दोगे तो हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, और अगर आप पोजीशन वेक्टर दोगे तो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा है सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट मतलब r1 डैश और r2 डैश। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव का मतलब रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव का मतलब क्या? r। रिलेटिव का मतलब रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव का मतलब क्या? r। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो इन दोनों में रिलेशन निकाल दिया मैंने। बोलो भाई, एक रिलेशन ये निकला, एक रिलेशन ये निकला। ठीक, अभी यही क्वेश्चन इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी ये क्वेश्चन देखो। कहता है कि एक्सप्रेस, क्वेश्चन में लिख रहा है एक्सप्रेस सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट in terms of relative coordinates। एक क्वेश्चन ये दे रहा है, तो फिर जरा देखो क्या है। एक्सप्रेस सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, यानी कि r1 डैश r2 डैश को एक्सप्रेस करो। किसमें एक्सप्रेस करो? ऐसे एक्सप्रेस करो कि वहां पे कौन दिखने लगे? रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। तो r यहां पर कौन है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। और म्यू यहां पर क्या है? रिलेटिव मास। r यहां पर क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट, और म्यू यहां पर क्या है? रिलेटिव मास। तो इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से जो r1 डैश है और r2 डैश है, तो r1 डैश का फार्मूला निकालो, r2 डैश का फार्मूला निकालो, जिसमें कौन दिखना चाहिए? रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स दिखने चाहिए। रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स कौन है? कि m1 पर बैठ करके m2 के बारे में बात करना, या m2 पर बैठ करके m1 के बारे में बात करना। तो जब तुम m1 पर बैठ करके m2 के बारे में बात करो तो ये r क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट। r का नाम क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट। और म्यू का नाम क्या है? रिलेटिव मास। म्यू का नाम क्या है? रिलेटिव मास। तो यानी r1 डैश के फार्मूले में रिलेटिव कोऑर्डिनेट दिखना चाहिए, यानी r दिखना चाहिए। तो देखो r1 डैश में मुझे r दिख रहा है, और r2 डैश में भी मुझे r दिख रहा है, और साथ ही साथ क्या दिख रहा है? रिड्यूस्ड मास भी दिख रहा है। इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब अब समझ में आया? पक्का? तो अब आप इसको पूरा कंप्लीट नोट कर लें, और जहां पर वो 2-3 लाइनों का स्पेस छोड़ा था वहां ये क्वेश्चन लिख लें। इस पूरी कहानी में रिलेटिव का मतलब क्या है? m1 पर बैठ करके m2 की बात करना। अब m1 पर बैठ करके m2 की बात करना, रिड्यूस मास को लेकर के बात करना तो रिलेटिव मास हो गया, और कोऑर्डिनेट की बात करना तो r वेक्टर हो गया। और ये जो बात मैंने लिखी हुई है ये तुम्हारे खुद के लिए लिखी हुई है, ये एग्जाम में नहीं लिखोगे, एग्जाम में नहीं। तो अब आप जानते हैं इस पूरे आर्टिकल के डिस्कशन के बाद
R1 डैश R2 डैश का नाम है क्या? कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। R का नाम क्या है? रिलेटिव कोऑर्डिनेट या फिर कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एनी वन मास। और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में क्या संबंध है, वो हमें पता चल चुका है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।